नमस्कार। ज्ञान विविध्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जातक पारिजात ग्रंथ में उन चीजों का अध्ययन करेंगे जो सामान्य सी चीजें होती हैं, परंतु प्रादेशिक दृष्टि में भी उनका अपना एक स्थान होता है। जब कोई जातक जन्म लेता है तो संभवतः हम छोटी छोटी चीजों के बारे में विचार नहीं करते, जैसे वो कौन से आयन में पैदा हुआ है और कौन सी ऋतु में पैदा हुआ है। देखने में तो ये चीजें छोटी हैं, परंतु निश्चित रूप से जो भी मनुष्य इस मृत्यु लोक में आता है, जिस ऋतु में पैदा होता है, जिस आयन में पैदा होता है, इन सब चीजों से भी वो प्रभावित होता है। जिस मास में पैदा होता है, जिस पक्ष में पैदा होता है, इन सब से वो प्रभावित होता है। अयन की बात करें, अयन दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन 20 या 21 मार्च से लेकर के 21 सितंबर तक ये समय उत्तरायण का होता है। 21 मार्च से 21 सितंबर तक ये समय उत्तरायण का होता है और 21 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक ये समय दक्षिणायन का होता है। इस अयन से देख करके भी अपन पहचान सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और अपनी बात को रखने में वो कितना और किस प्रकार से सक्षम हो सकता है। अपन देखते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं, परंतु बात करने में काफी चतुर होते हैं और एक साहसिक ढंग से, एक प्रगल्भ शक्ति से अपनी बात को मनवा लेते हैं और उनकी बात का प्रभाव भी पड़ता है। सिद्धांत यह है कि जब सूर्य सायन मेष राशि में प्रवेश करे, मेष राशि में प्रवेश करे, यानी कि मेष की संक्रांति वैशाख के महीने में प्रारंभ होती है, तब सूर्य का उत्तरायण होता है। एक सिद्धांत की तरह से मान रहे हैं, बाकी उत्तरायण और दक्षिणायन को देखने के लिए तारीख से थोड़ा सा अलग नियम हो जाता है, मास विषय से थोड़ा अलग नियम हो जाता है और संक्रांति विषय से थोड़ा अलग नियम हो जाता है, परंतु संभवतः हम सभी संक्रांति से ही देखते हैं कि भाई ये 6 राशियां हैं, 6 राशियां हैं जो मकर संक्रांति से शुरू होती हैं और मिथुन तक जो उत्तरायण को दर्शाता है, कर्क संक्रांति से लेकर के ये धनु की संक्रांति तक दक्षिणायन को दर्शाता है। परंतु राशियों में और संक्रांतियों में भी यदि तुलना करें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इसलिए यहाँ पर बताया है कि सिद्धांत यह है। सिद्धांत यह है कि जब सूर्य सायन मेष राशि में प्रवेश करे तब उत्तरायण प्रारंभ होता है और जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करे तो दक्षिणायन प्रारंभ होता है। तो मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन राशियों में जब सूर्य विद्यमान रहता है तब सूर्य उत्तरायण में होता है। जिस समय सायन कन्या को पार कर जाता है, सूर्य सायन यानी कि संक्रांति कन्या को पार कर जाता है सूर्य, तब तुला में प्रवेश करेगा और जो ही वो तुला में प्रवेश करता है प्रारंभ हो जाता है दक्षिणायन का। जब तक सायन, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ भी इन राशियों में सूर्य रहता है तब तक वह दक्षिणायन का ही कहलाएगा। शास्त्रों में उत्तरायण की बहुत भारी प्रशंसा की गई है कि उत्तरायण का क्या महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता में भी उत्तरायण की बहुत ही महिमा गाई गई है, महिमा मंडन किया गया है। जातक पारिजात में भी उत्तरायण तथा दक्षिणायन में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनके बारे में भी फलादेश बताया गया है। अयन फल देखिए कि उत्तरायण में जब कोई बालक जन्म लेता है
तो वो व्यक्ति ज्ञानी होगा। योग में निरत रहने वाला नैष्ठिक होगा। नैष्ठिक यानी कि वो किसी भी कार्य के प्रति निष्ठा रखने वाला होगा। उसकी संकल्प शक्ति बहुत ही अच्छी होगी। इस प्रकार से ज्ञानी होगा, योगी होगा और संकल्प शक्ति वाला होगा, नैष्ठिक होगा। किसी कार्य को दृढ़ता पूर्वक कार्य को सफल बनाने में वो सक्षम होगा। और जो कोई बालक दक्षिणायन में उत्पन्न होता है, सूर्य जब दक्षिण में हो तब किस प्रकार से होगा, तो दक्षिणायन में उत्पन्न होने वाले जातक बातचीत करने में प्रगल्भ शक्ति को प्रयोग में लेते हैं, यानी कि वो साहसिक ढंग से अपनी बात को रखने में कामयाब होते हैं, यानी कि बातचीत करने में काफी चतुर होते हैं और अपनी बात को एक साहसिक ढंग से मजबूत स्थिति के द्वारा वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अभिमानी भी होते हैं, घमंडी होते हैं और भेद बुद्धि वाले होते हैं, जिसकी समबुद्धि जिसके पास नहीं हो, इस प्रकार के व्यक्ति हैं वो दक्षिणायन में उत्पन्न होने वाले जातक होते हैं। अब दूसरी चर्चा करेंगे ऋतु की। इस प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन में जन्म होने से अपने जीवन में ये सामान्यतः प्रभाव देखे जाते हैं। ये सुख दुख की बातें नहीं, सामान्यतः छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर एक गुण रूप में देखने को मिल जाती है। अपन गौर से इन बातों का विचार नहीं करते, यदि करेंगे तो अपने को समझ में आने लगेगा कि ये बातें भी कहीं ना कहीं सटीक बैठती हैं। अभी देखिए ऋतु पर, जब भी किसी जातक का जन्म होगा तो 6 ऋतु में से किसी एक ऋतु में तो होना, और प्रत्येक ऋतु उस जातक को अपने जन्म फल का प्रभाव दर्शाती है। न्यूनाधिक तो हो सकता है, परंतु कुछ एक गुण निश्चित रूप से उस जातक में ऋतु के हिसाब से हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ चेहरे की आकृति है, नाक का बड़ा होना, छोटा होना, इस प्रकार से बोलने में शरीर से दुबला होना, मोटा होना, इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। ऋतु ये 6 होती है। अयन चालन के कारण जिस ऋतु में जो लक्षण है वह सदैव उस ऋतु में नहीं पाए जाते, यानी कि शास्त्र में जिस ऋतु में जो जो लक्षण बताए हैं, जो विशेषताएं बताई गई हैं, जो उसके अंदर जो गुण है वो बताए गए हैं, वो स्वभावतः प्राय ऋतु में देखने को नहीं मिलते हैं। किसी ऋतु में मिल जाते हैं, किसी में नहीं मिलते, किसी में कम मिलते हैं। ऐसा भी हो जाता है, उसकी वजह है सूर्य का चालन के कारण। उदाहरण के लिए चैत्र, वैशाख, वसंत, ये सब महीने हैं, परंतु वैशाख में बहुत से स्थानों में काफी गर्मी पड़ती है और कुछ स्थानों में गर्मी नहीं पड़ती है। माघ, फाल्गुन, शिशिर, ये जो ऋतुएं हैं सामान्यतः अपन देखते हैं, इन ऋतुओं में सर्दी अधिक पड़ती है, परंतु फाल्गुन में बहुत से स्थानों में उतनी ठंड नहीं पड़ती। जैसे बम्बई आदि जो समुद्र तट के ऊपर जो बसे हुए नगर हैं, उन नगरों में यदि अपन देखें तो जाड़े का अनुभव होता है, यानी कि सर्दियों में भी उन स्थानों के ऊपर सर्दी देखने को नहीं मिलती। सितंबर और जनवरी में लोग हैं, सितंबर से लेकर के जनवरी में भी, दिसंबर और जनवरी में भी अपन देखते हैं मुंबई आदि जो स्थान है वो समुद्र किनारे बसे हुए हैं, वहां पर पंखे चला करते हैं। इसलिए इन मासों में उत्पन्न व्यक्तियों में विपनादेश किसी हद तक तो मिलने चाहिए, परंतु ये एक विवाद का विषय है। कुछ तो ऋतु के हिसाब से चीजें मिल जाती हैं, कुछ चीजें नहीं मिल पाती। फिर भी ज्योतिष के देवज्ञों ने किसी भी विषय के बारे में फलादेश करने में उसको अछूता नहीं रखा है, तो इन्होंने ऋतुओं के बारे में भी फलादेश कर दिया है। बताया गया है कि बसंत ऋतु में जो जातक पैदा होते हैं वे धनवान होंगे, दीर्घायु होंगे, और विशेष रूप से उनमें ये चीज देखने को मिल जाएगी, परफ्यूम आदि के वो काफी शौकीन होते हैं। तो धनवान होना, दीर्घायु होना, ये सब चीजें प्राय कॉमन है, परंतु जैसे परफ्यूम का शौकीन होना ये देखा जाता है कि जिसका जन्म बसंत ऋतु में हो उनको सेंट का भी अच्छा लगता है।
ग्रीष्म ऋतु में जो जातक होते हैं वो जलप्रिय होते हैं, विशेष रूप से बरसाती जल के, और चतुर होते हैं, भोगी होते हैं और दुर्बल शरीर वाले होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जिन जातकों का जन्म होता है वो स्वास्थ्य से, शरीर से काफी देखने में दुर्बल देखे जाते हैं और विद्वान होते हैं। वर्षा ऋतु में जिनका जन्म होता है उनको प्राय नमकीन पदार्थों का शौक ज्यादा रहता है। नमकीन आदि खाद्य पदार्थ हैं उनके वो काफी प्रिय होते हैं, जैसे कड़वा हो, कटु हो, इस प्रकार के पदार्थ। निर्मल चित्त वाले होंगे और अच्छे वचन बोलने वाले होंगे जिनका जन्म वर्षा ऋतु में होता है। उनकी वाणी है वो काफी अच्छी होती है, सुसंगत होती है। फिर देखेंगे शरद ऋतु में जिनका जन्म हो वो व्यक्ति कैसे होंगे। वो पुण्यात्मा और सुंदर शरीर वाले होंगे, सुखी जीवन वाले, कामी, भोगी और विलासी होंगे जो शरद ऋतु में जन्म पाते हैं। हेमंत ऋतु में पैदा होने वाले व्यक्ति स्वभाववश वो योगी की तरह होते हैं। सांसारिक जीवन में भी देखेंगे बिल्कुल योगियों की तरह उनका जो दिमाग का व्यवहार है, चाल चलन है, इस प्रकार से रहता है। वो भोगी कम होते हैं, दुर्बल शरीर वाले होते हैं। किसान के जो कार्य है, खेती बाड़ी है ना, ये बाग बगीचे, इन सबको लगाना, चलाना, इनमें उनकी काफी रुचि दिखाई देती है। शिशिर ऋतु में जो जातक होते हैं वो काफी दान करने वाले होते हैं, दूसरों का भला करने वाले, परोपकार करने वाले, स्नान दान क्रिया में वो लगे रहते हैं, कर्मठ होते हैं और धर्म प्रायण होते हैं, यानी कि धर्म के अनुसार वो आचरण करने वाले होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि अयन में और ऋतु से भी अपन व्यक्ति के जातक के प्रादेश के संबंध में कुछ चीजों का अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।